क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। गहनतम की निशा बीती, भोर आया भाग्य लेकर, दे रही संदेश जग को प्रकृति भी करवट बदल कर। छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, कर्म का संदेश लेकर, कर्म का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। सूर्य की अरुणिम विभाले, किरण बन उतरा नयन में, साधना का हो बसेरा, गंध बन विचरो पवन में। मातृभू का भार हर लो, मातृभू का भार हर लो, प्रेम का संदेश देकर, प्रेम का संदेश देकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया। ओम शांति। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। एक खंडर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है। एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी, यह अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है। निर्वसन मैदान में लेटी हुई है जो नदी, पत्थरों से ओट में जाके बतियाती तो है। दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धि योग के नाम पर, और कुछ हो ना हो आकाश सी छाती तो है। अध्यात्म के इस पथ पर हम सब रूहानी राही है, मार्ग लंबा है, और कुछ हो ना हो आकाश सी छाती तो है। मार्ग में दुख है, मार्ग में अंधेरा है, मार्ग में पत्थर है, सब है। लहरें टकरा रही है, आंधी है, तूफान है, फिर भी अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है। फिर भी विश्वास है कि यही सत्य है और यही मार्ग है, और इसी पर चलते जाना है। चाहे कुछ भी हो, चाहे कितने भी विघ्न, कितनी भी परिस्थिति, कितनी भी माया, कितनी भी शक्तिशाली दुश्मन सामने आ जाए, परंतु मार्ग यही है। हटना नहीं, झुकना नहीं, रुकना नहीं, फंसना नहीं, परंतु चलते जाना है। वन स्टेप इज इनफ फॉर मी। महात्मा गांधी की एक फेवरेट पोएम थी कभी, कि मेरे लिए एक कदम, एक कदम और एक कदम और एक कदम, हर दिन
एक एक कदम आगे आगे बढ़ते जाना है, एक कदम बस। पर केवल ध्यान यह रखना है कि कदम पीछे ना जाए। 2 कदम आगे, 4 कदम पीछे, 10 कदम आगे, 20 कदम पीछे। सदियों से यही चलता आ रहा है। इसलिए 10 साल पहले जहां थे आज भी वहीं खड़े हैं। किस में? स्थिति में। किस में? ब्रह्मचर्य में। किस में? पवित्रता में। क्यों? कुछ तो है। निरंतर सतत पुरुषार्थ चलता रहे, निरंतर। कुछ साल किया फिर छोड़ दिया। ये मार्ग ऐसा है कि उसमें थकना ही नहीं, रुकना ही नहीं, बस चलते जाना है और चलते जाना है। बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम, राजी तेरी रजा में मुझे एतराज क्या है। तेरे पास बिजलियां है, मेरे पास आशियाना। मुझे इसका गम नहीं है कि बदल जाए दुनिया, मेरे जिंदगी के मालिक पर तुम बदल ना जाना। और वो कभी बदलता नहीं, वो वैसा ही है। उसका प्यार अब भी वैसा ही बरस रहा है, परंतु हम उससे दूर चले जाते हैं। आग तो वैसी ही जल रही है, ठंड का मौसम है, परंतु जो दूर बैठा है वो कहता है कि यहां मुझे ठंड लगती है, क्या करूं? किसने कहा दूर बैठने के लिए? आग यहां जल रही है, वहां जाकर बैठो, इर्द गिर्द आसपास। शिव क्षमा आया है, शिव ज्योति आई है। जो उसके समीप रहेंगे वो प्रकाश में रहेंगे, जो उससे जितना दूर है उतना अंधेरे में, और अंधेरे में भय है और पीड़ा है और दर्द है और वेदना, और जीवन में एक कुंठा का भाव है, पश्चाताप है, भय है, अनिश्चितता है। जितना जितना उसके समीप हम हैं उतना निर्भय है, प्रकाश में है। बाइबल में स्टेटमेंट है, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। मैं इस संसार का प्रकाश हूं। ही दैट फॉलोएथ मी शैल नॉट वॉक इन डार्कनेस। जो मेरे पीछे आएगा कभी भी अंधेरे में नहीं चलेगा। अंधेरे में वो चलते हैं जो मुझसे दूर है, क्योंकि मैं प्रकाश हूं। आई एम द वे, द ट्रुथ एंड लाइफ। मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही सर्वस्व हूं। अहम आदिश्च मध्यश्च। आदि मध्य अंत सब कुछ मैं हूं। सर्वे सर्वा वह है। जो उसके समीप है वो खुश है, प्रकाश में। अगर हम दूर है, अगर हम दुखी है, तो समझ लेना हम उससे दूर है। कितना सिंपल लॉजिक है। दुख है जीवन में, भय है, पीड़ा है, कुंठा है, दर्द है, इसका अर्थ हम उससे दूर है, क्योंकि परमात्मा राज्य में ये ऐसा कुछ भी नहीं है। द किंगडम ऑफ गॉड इज रिच। परमात्मा का राज्य संपन्न है। हम विपन्न क्यों? इसका मतलब हम उसके राज्य से दूर है, पड़ोसी के राज्य में। आ जाओ वापस, कम ये ऑल दैट लेबर। जो जो मुझसे दूर गए हैं वो वापस आ जाओ, क्योंकि मुझसे दूर जाओगे तो क्या हो जाओगे? टायर्ड, थकान हो जाएगी। मेरे पास आ जाओ, मैं आया हूं थकान मिटाने के लिए। तो यज्ञ इतिहास के कितने दिन पूरे हो गए? आज का 89 लंबा इतिहास है। तो आगे बढ़ते बढ़ते हम कहाँ पहुंचे? 69 से लेकर तो 80 के बीच में ऐसी 8 घटनाएं हैं। कुछ घटनाएं हमने कल देखी थी, दीदी दादी का प्रशासन। आज हम देखेंगे दीदी मनमोहिनी, एक आदर्श प्रशासक, प्रबंधक। किस तरह से कल हमने दादी के विषय में बहुत सी बातें देखी थी, आज दीदी के बारे में देखेंगे। और वही बातें देखेंगे जो धारणा वाली है और जो अभी हमें करनी है, क्योंकि इतिहास तो सबने पढ़ा है और कई बार सुना है, इसलिए बहुत सी बातें पहले ही सबको पता है। इसलिए वही वही बातें हम रिपीट नहीं करेंगे, केवल वही बातें लेंगे जो हमें अभी करनी है। पॉइंट नंबर 1, अमृत वेला। दीदी की आदत थी कि अमृत वेला स्नान करके ही करना, नहीं तो बिस्तर की नींद स्थान के बदलने से नहीं जाती है। जहां अमृत वेला बैठते वहां बिस्तर नीचे रहता ही है। इसलिए अमृत वेला स्नान करने के बाद, और वो भी सुनाया था, स्कॉटिश शावर, जेम्स बॉन्ड शावर। गर्म से चालू करो, ठंडे से एंड करो, और ये मौसम में तो सीधा ठंडा। शौक लगना चाहिए सुबह सुबह एकदम से, ये क्या हो गया। 3 चीजें उठाती है सुबह सुबह। एक तो
नींद से उठना, पहला उठना, दूसरा समान से उठना, उठते ही मैं कौन हूं, इतना भी काफी नहीं है। तीसरा उठना बाथरूम में, जब ठंडा ठंडा पानी गिरे ना, एकदम जैसे शॉक लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक, तो उठते हैं। रबिंग, रबिंग, शरीर में छिद्र है, ब्लॉक हो जाते हैं, उसको रगड़ना। खादी का टॉवेल होता है ना या मोटा टॉवेल, उससे। ब्रश करना भी इंपॉर्टेंट है, अरे दांत जुड़े हुए इधर, नर्व्स। अमृत वेला ऐसा हो कि जिसमें नींद का नामो निशान ना हो। और दीदी कितने बजे उठती थी? 2 AM। और वो कोई एफर्ट नहीं, सहज, नेचुरल हो, सहज। तो सबसे पहली पॉइंट जो सीखनी है वो अमृत वेला। हर चीज जिसे हमें शक्तिशाली बनाना है उसकी तैयारी होनी चाहिए, उसी लिए अमृत वेला भी एक अनुष्ठान है, उसकी तैयारी चाहिए। शादी होती है तो कितना दिन से तैयारी चालू हो जाती है? 6 महीना, 1 साल। यहाँ पे भी मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, शेक्सपियर की कविता है, ये भी एक मैरिज है, ये भी एक शादी है। सुबह सुबह आत्मा की सगाई हो रही है साजन के साथ। हियर कम्स द ब्राइड ग्रूम, वो आ चुका है और हम सोए। वो कहता है उठो, हम कहते हैं 5 मिनट, और 5 मिनट करते करते 5 वेला है जागरण की, जागो हे आत्मन। पॉइंट नंबर 2, मुरली। दीदी कैसे पहुंच जाती थी मुरली क्लास में? अपनी डायरी और पेन, सारी पॉइंट्स नोट करती थी, और क्लास के बाद जिसको ज्ञान में इंटरेस्ट है उनके साथ शेयर भी करती थी। ओम शांति भवन में मुरली चलती है, मुरली तुरंत होने के बाद कितने लोग हैं जो बाहर निकलने के बाद मुरली का डिस्कशन चालू करते, अनाउंसमेंट का डिस्कशन नहीं, मुरली का। आज क्या कहा, आज क्या कहा, इसका डिस्कशन नहीं होता है। डिस्कशन किस बात का होता है? यहाँ क्या प्रोग्राम है, वहां क्या प्रोग्राम है, जो जो अनाउंसमेंट्स हुई, जो सूचना दी, उस पर डिस्कशन। उसमें क्या हुआ उसका कोई डिस्कशन नहीं। ये पॉइंट एकदम नहीं थी, ये क्या कह दिया, ऐसा तो कभी बोला नहीं पहले, ये नया शब्द था, उस पर कोई डिस्कशन नहीं। तो दीदी नोटबुक लेकर, पेन लेकर, और टाइम पर और एक्यूरेट पहुंचती थी। और एक भाई ने अनुभव सुनाया है, बहुत स्ट्रांग अनुभव है, टाइम की पाबंदी। तुलसी भाई, अच्छा अनुभव सुनाया है। वो तब गीत बजाते थे, और एक बार गीत थोड़ा ज्यादा ही बजा दिया, लंबा वाला। 4:45 को खत्म होना चाहिए, तो 4:50 तक चलाया, और उनको लगा अच्छा है सब लोग योग में बैठे, थोड़ा ज्यादा। तो दीदी ने बाद में 11 बजे उनको बुलाया, कहा तुम्हारी वजह से मेरी पूरा रिकॉर्ड खराब हो गया पूरा टाइम मेरा आगे आगे हो गया, ये लेट हो गया तो मेरे जाने के लिए लेट हो गया, सब चाय लेट हो गया, और फिर पानी ठंडा हो गया, और वो लेट हो गया, और मुरली क्लास में पहुंचना लेट हो गया, सब लेट लेट हो गया। तो ये टाइम की पाबंदी, जितनी महान आत्माएं होती है संसार में, उनका टाइम का उसको वैल्यू होता है। एक होता है टाइम कॉन्शियसनेस, एक होता है टाइम अवेयरनेस। टाइम कॉन्शियस नहीं है कि टाइम कितना हो गया, टाइम कितना हो गया, अरे टाइम हो गया, टाइम हो गया, निरंतर टाइम टाइम की चिंता करते रहना, वो एक तो टेंशन क्रिएट करता है। वो नहीं, टाइम अवेयरनेस, समय कौन सा चल रहा है और मुझे क्या करना है। कितना टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाता है, इंटरनेट, यूट्यूब, सोशल मीडिया, सब कुछ जैसे ब्लैक होल है, वो खींच लेता है, सक कर लेता है, टाइम वेस्ट। फोन पे बातें, चिट चैट, टाइम वेस्ट। कितना सारा काम करना है, कितना चिंतन बाकी है, और क्या कर रहे हैं। तो समय की पाबंदी। सेकंड, थर्ड, चंद्रमणि दादी सुनाती है कि जब वो बीमार थी कभी, तो दीदी उनके पास आई। दादी ने कहा मुझे बुखार है। दीदी ने कहा ऐसे नहीं कहते, बुखार तुमको नहीं है, शरीर को बुखार। बुखार किसको है? शरीर को। पर ये हमारे रग रग में समाया हुआ है। मेरे घुटनों में दर्द है, मुझे की आदत है, क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा ममत्व
किससे है? शरीर से। लोग डॉक्टर्स की इतना रिस्पेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि हमें जो सबसे ज्यादा प्रिय है उसकी वो केयर करता है। ये एक सूक्ष्म फिलॉसफी है। रिस्पेक्ट उस डॉक्टर के लिए नहीं है। उससे तो कोई लेना देना ही नहीं है। लेना देना किससे है? क्योंकि हमारी जो सबसे प्यारी वस्तु है इस संसार में, अगर इसको एक सुई भी कुछ लग जाती है, खरोच हो जाती है, तो हमें बेचैनी होती है। अगर यहां कोई दाग आ जाए काला काला और कोई उसे ठीक कर दे क्या कहना है? जब भी कुछ शरीर को हो तो मेरे शरीर को हो रहा है। मैं अलग हूं। मैं इस देह से अलग हूं। हमने सभी दादियों को देखा, कितना डिटैच्ड। बूरी दादी, शांतामणि दादी, मनोरिंद्रा दादी, जानकी दादी को तो कई सालों तक इतनी पीड़ा, इतना दर्द, फिर भी शरीर से डिटैच्ड। आईसीयू में रहते थे, यहाँ लाइन नहीं मिलती, यहाँ नहीं मिलती, यहाँ मिली शाम को आउट। जैसे कि शरीर से इतना डिटैच। यहाँ प्रिक कर रहे हैं पेन से, इस सुई से, बट वो कोई पेन नहीं उनको। यहाँ प्रिक है, यहाँ प्रिक, कोई पेन नहीं, डिटैच्ड। तो कितना अभ्यास होगा आत्माभिमानी स्थिति का। नेक्स्ट, इसके पहले भी कभी सुनाया था। दो बहनें मिलकर बातें कर रही थी शांति स्तंभ के पास। दीदी ने देख लिया। पहली बार देखा फिर भी बैठी थी, दूसरी बार देखा फिर भी बैठी थी, थोड़ी देर के बाद देखा फिर भी बैठी थी वो, और बातें चालू थी। दीदी पास में गई और पूछा क्या बातें चल रही है। उन्होंने कहा कुछ नहीं, ज्ञान का चर्चा कर रहे हैं। दीदी ने कहा कौन से ज्ञान की पॉइंट की चर्चा कर रहे थे? उन्होंने कहा कुछ नहीं, ऐसे जनरल ज्ञान की पॉइंट की। फिर भी अगर ज्ञान की चल रहा हो चर्चा होगी, कुछ तो पॉइंट होगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही जनरल चर्चा। माना ही नहीं। लास्ट में दीदी ने क्या कहा, सखा, सखी कौन है और सहेली कौन है? सखी अर्थात वो जो ज्ञान की चर्चा करे, और सहेली अर्थात गपशप, चिटचैट। चिटचैट की खोज, नई नई कोई न्यूज आ गई कि हरेक का उसके बारे में क्या ओपिनियन है, सब इकट्ठे हो जाते हैं और डिस्कशन चलता है। और फिर तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? कितना इंटरेस्ट है। कोई ऐसा ज्ञान के विषय में सोचता है कि आज जो वरदान में वो जो पॉइंट आई थी बहुत पावरफुल थी, ठीक है, रोज ही आती रहती है। ऐसी खबरें रोज रोज थोड़ी होती है। एकदम पावरफुल डिस्कशन। भगवान के महावाक्य है, जितनी न्यूज इंटरेस्टिंग होगी, जितनी न्यूज इंटरेस्टिंग होगी उतना उसमें व्यर्थ होगा। स्पाइसी न्यूज, इंटरेस्टिंग न्यूज, चटपटी न्यूज। उसके बाद में नेक्स्ट, दीदी की आदत थी जो भी आता था उसको गिफ्ट देती थी। कौन सी गिफ्ट? डायरी और पेन। और डायरी में क्या रहता था? स्लोगन लिखा। उसको कहती थी पढ़ो क्या लिखा है। और फिर ये भी कहती थी कि समझा, और ये भी कहती थी बाबा का आपके लिए गिफ्ट है, और ये भी कहती थी कि अब ऐसा बनो, अब ऐसा बनो। कोई भी हमसे जो मिलने आए खाली हाथ ना जाए। क्या लेकर जाए? कुछ तो लेकर जाए। क्या क्या लेकर जाए? कुछ प्रेरणा लेकर जाए। क्या लेकर जाए? दुआएं लेकर जाए। क्या लेकर जाए? पुरुषार्थ की कोई टिप लेकर जाए, उमंग उत्साह लेकर जाए, कुछ तो लेकर जाए। सबको देना है लास्ट संडे की मुरली। नवीनता किस में लानी है? संबंध संपर्क में नवीनता, अर्थात दाता बनना। दाता किस में बनना? खुशी दो, शक्ति दो, शांति दो, उमंग उत्साह दो, सहज विधि दो। कुछ नहीं दे सकते तो सहज विधि। सहज विधि कौन सी? जो हमने अपने जीवन में अनुभव से पाई है कोई विधि, उस विधि को दूसरों को सिखा देना। कोई स्किल, कोई कला जो हमें आती है वो दूसरों को सिखा देना। नहीं तो लोग अपनी कला दूसरों को नहीं सिखाते। क्यों? डर, हमारी वैल्यू कम हो जाएगी अगर ये सीख लिया तो देना है। दूसरा, नेक्स्ट पॉइंट, ये हमने देखा है कि बाबा की कौन सी आदत थी? कुटिया में बैठ के क्या करते थे? लेटर। कितने लेटर? और बाबा बहुत फास्ट लिखते थे, एक्सट्रीमली फास्ट। इसलिए एक दिन में 50-50, 30-30 लेटर्स लिख सकते थे।
क्योंकि स्पीड बहुत फास्ट थी, खुद पढ़े और खुदा पढ़े। जैसे डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग होती है, फार्मासिस्ट के अलावा कोई नहीं पढ़ पाता। कोशिश भी करे तो। बाबा बहुत फास्ट लिखते थे। बाबा जाने के बाद 69 के बाद ये काम किसने किया? दीदी ने। पत्रों के उत्तर लिखना। तो ये कला है। कौन सी कला? आर्ट ऑफ लेटर राइटिंग। अभी थोड़ी कम हो गई है, अभी मैसेजेस आ गए, अभी इमोजीज आ गए, चित्र वगैरह भेजना। अभी लेटर कोई नहीं लिखता, पर ये एक बहुत अच्छी आदत है, इसको बनाए रखने। अगर ये नहीं लिखते तो कम से कम अपनी डायरी रोज रात को लिखनी है। लिखते हैं क्या? चार्ट वाला अलग, डायरी अलग। डायरी अर्थात दिनचर्या। बेंजामिन फ्रैंकलिन था फाउंडिंग फादर ऑफ अमेरिका, 18th सेंचुरी। रोज रात को अपनी डायरी लिखता था। उसके 13 पॉइंट्स थे डिवाइन वर्च्यूज के। रात में चेक करता था, आज ह्यूमिलिटी रही, टॉलरेंस रहा, रात में चेकिंग करता था। तो डायरी में क्या लिखेंगे? तो आज से जो डायरी नहीं लिखते, आज से लिखना चालू। क्या लिखेंगे? रोज सब लिखो। यहाँ डेट डालो, आज की तारीख, डेट डाली। फिर कहाँ है उस दिन वो लिखो वहां पर। जैसे अभी मधुबन में है तो मधुबन लिखो, ये सेकंड पॉइंट। और फिर यहां से लिखना चालू करो, अमृत पेला, कितने बजे उठे, वोक अप एट, क्या किया, और मुख्य मुख्य क्या चीजें हुई, कौन कौन से मुख्य इवेंट्स हुए, क्या क्या हुआ। ये उसके लिए भी काम आता है, पीछे जब मुड़ के हम देखते कौन सी चीज किस दिन हुई थी, वो भूल जाता है। वो पूरा लिखना, और लास्ट में एक ही लाइन, बाबा गुड नाइट, थैंक यू, जो भी है। जैसे ये एक पत्र है हम लिख रहे हैं रोज। अगर डर है कि ये किसी के हाथ में आ जाए, एक्चुअली किसी को किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वहां पे भी रख दो ना अपनी डायरी, वैसी ही पड़ी रहेगी। किसको कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी के दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है देखने की। तब अपने जीवन में इतना दुखी है, सबनी अपनी अपनी दुख की कहानी है। किसको क्या इंटरेस्ट, किसके लाइफ में क्या चल रहा है। हम एमबीबीएस में थे, हॉस्टल में रहते थे, डायरी लिखते थे रोज। इस ज्ञान का हमें पता नहीं था, पर डायरी रोज लिखते थे। डायरी सामने रखी रहती थी कमरे में। हॉस्टल में कोई लॉक थोड़ी होता है, कोई भी कब भी आ जाता है, पर कोई पढ़ता नहीं था। किसी को क्या इंटरेस्ट, उनके अपने ही दूसरे इतने अफेयर्स थे। किसी को इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने में। अगर डर है तो फिर जहां किसी व्यक्ति का नाम आता है वहां पे ऐसा कर दो, या फिर ABC, अबक, ऐसा लिखो। नाम नहीं लिखो किसी का भी, अगर डर है तो। वैसे लिख भी दो तो ऐसी हैंडराइटिंग लिखना कि किसी को समझ में ना। पर डायरी लिखना, मंडे से लिखना चालू किया, सैटरडे, फिर संडे क्या करना है? एकांत में जब टाइम मिले तो कहीं एकांत में जाओ, छत पर जाओ, और मंडे से लेकर सैटरडे तक क्या क्या लिखा वो पढ़ो। जस्ट एक ओवरलुक, उससे पता चलेगा कि हर दिन उठ रहे 2 बजे 2 बजे 2 बजे, एक दिन अचानक उठ रहे 3 बजे। अब इसको इन्वेस्टिगेट करो, क्या हो गया था रात को। कुछ तो हुआ था, कोई मन में हलचल थी, उसका वो परिणाम था। कुछ तो किया था गड़बड़, तो उसका ये परिणाम था। सेल्फ चेकिंग। तो दीदी लेटर लिखने में बहुत माहिर थी। हम ये भी हमारा एक लेटर ही है, रोज रात को हम लिख रहे हैं बाबा को। 2 काम करने, शाम को बाबा को चार्ट देना और रात को लिखत। शाम को मौखिक, ओरल, योग से पहले, कि आज सारे दिन में क्या क्या हुआ, किस किस से लड़ाई हुई, किस किस से क्या हुआ, आज लड़ाई सब कुछ। और रात को डायरी। बिना डायरी लिखे तो सोना ही नहीं है, कंपलसरी। और जिन्होंने नहीं करते वो आज ही डायरी ले लो यहाँ से और काम चालू। मधुबन जैसी अच्छी जगह नहीं है कोई एक शुभ काम के लिए। और चाहे किधर भी हो, ट्रैवलिंग में भी हो, तो भी अपनी डायरी भूलना नहीं है, लेके जाना है। और कभी भूल जाए तो अगले दिन फिर देखना कितना भारी लगता है, उसके अगले दिन का याद करना और लिखना। पेंडिंग काम। नेक्स्ट, दीदी दादी, ये 2 आत्माएं थी, पर इन दोनों के बीच में कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। इन दोनों के बीच में कोई क्रिटिसिज्म, कोई झगड़ा। यहाँ तक कि दादी जब विदेश गई थी, और दादी का जो अमेरिका फर्स्ट टाइम 77 विजिट,
और वहाँ रजिस्ट्रेशन कराना था, तो दादी ने कहा दीदी से पूछो। रमेश भाई ने कहा दादी आप चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हो, दीदी तो एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, यू आर फर्स्ट, पूछने की क्या जरूरत है आपको। दादी ने कहा नहीं, दीदी इस समय मधुबन में है, और मधुबन से अगर आदेश आएगा तो ही वो काम हो। दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग था, बहुत स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग थी, और जहाँ स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग होती है वहां पर सब कुछ स्मूथ चलता है। और जहाँ अंडरस्टैंडिंग ही नहीं, वहां क्या होता है, दो व्यक्तियों के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पति और पत्नी सारी उम्र एक दूसरे को क्लैरिफिकेशन देते देते गुजार देते हैं। तुमने जो समझा वैसा नहीं है, मैं गलत नहीं हूं। क्लैरिफिकेशन क्लैरिफिकेशन जस्टिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन जस्टिस। एक एम्प्लॉय और एक बॉस, इनका पूरा जीवन किस में निकल जाता है, क्लैरिफिकेशन, अपने बॉस को क्लैरिफिकेशन देने में। दो मित्र, सारा जीवन इसमें ही चला जाता है। जब दो आत्माओं की टचिंग्स अंदर से, सोलमेट्स, एक होता है लाइफ मेट्स, लाइफ पार्टनर्स, एक होता है सोलमेट्स, एक होता है ट्विन फ्लेम्स, ये उसके ऊपर की स्टेज है, ट्विन फ्लेम्स। ट्विन फ्लेम अर्थात दो आत्मा इतनी जुड़ी हुई है, इतनी जुड़ी हुई है कि एक के मन में जो होता है वो दूसरे को पता चल जाता है। जैसे लैला मजनू का दिखाया है ना, उधर लैला को छड़ी मारता है और वो दाग उसके पीठ पर आते। इतना स्ट्रांग बॉन्डिंग, दो आत्माओं का कनेक्शन। इसमें मोह नहीं है, कोई वासना नहीं है, परंतु डीप लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। तो दीदी दादी में ये था, इसलिए इतना स्मूथली, इतना लंबा समय तक चला सके यज्ञ का सारा कारोबार। बार बार सुना रहे, जब बाबा ने शरीर छोड़ा तो कितने सेंटर थे, 125, और जब दीदी ने शरीर छोड़ा तब 1150। 1983, 28 जुलाई सुबह 9:30 मुंबई में कितने सेंटर थे, 1150। और जब दादी ने शरीर छोड़ा 2007 में तो 8000 से भी ऊपर, 8,500। जब बाबा ने शरीर छोड़ा तो सारे भारत भर में 125 सेंटर, और जब दादी ने शरीर छोड़ा तो विश्व भर में 120 देशों में सेंटर। कैसा जीवन रहा होगा, इतनी बड़ी सेवा, दिन रात अथक। दीदी 72 एज तक भी भारत भर में ट्रैवल, पुरुषार्थ, ये सब चालू था अथक होकर। ट्रैवलिंग बहुत थकाता है व्यक्ति को, एक जगह बैठ के पुरुषार्थ करना बहुत आसान है, पर कुछ कुछ बहनें ऐसी है जो दिन रात ट्रैवलिंग करती। दादी कितना ट्रैवल किया होगा, 1150, 83 में सेंटर्स। ट्रैवलिंग करते समय दिनचर्या का कोई ठिकाना नहीं रहता, उस ट्रैवलिंग में भी अपनी दिनचर्या को मेंटेन करना। मौसम बदलता है, भोजन बदलता है, पानी बदलता है, स्थान बदलता है, और कई लोगों को तो ट्रैवल करते हैं तो सिर दर्द होने लगता है। क्या हमने देखा दादी जानकी को, दादी के साथ कई बार यहाँ वहां गए थे, सीधा एयरपोर्ट से स्टेज पर सीधा एयरपोर्ट से स्टेज पर, क्योंकि लेट हो गया, लोग वेट कर रहे, दादी कहते नहीं नहीं नहीं, सीधा स्टेज पर चलो। इतना लंबा जर्नी, यहां से अहमदाबाद 4 घंटा, ठीक है, फिर फ्लाइट 1 घंटा 2 घंटा, फिर जहां वो उतरे वहां से और 4 घंटा। हम सब लोग ऐसे टायर्ड कि अभी थोड़ा जाके कमरे में रेस्ट करेंगे, दादी का भाषण उधर चालू रहेगा और हम लोग क्या करेंगे, रेस्ट करेंगे, और दादी सीधा स्टेज पर ओ, वो जो चलता था ना जोर से, शेरनी की दहाड़, कोई टायर्डनेस ही नहीं। और जब वो सब हो जाता था, फिर रात में फिर जो कुछ होना है रात में दर्द विर्द होता था, पर दिन का सब कुछ कर लिया उसके बाद। तो दीदी भी ऐसी थी, टायर्ड लेस अथक। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, दीदी का एडमिनिस्ट्रेशन। एक एक चीज दीदी रोज सुबह क्लास के बाद राउंड लेती थी, जैसे बाबा राउंड लेते थे ना किचन का, और एक 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 जहाँ क्या क्या चल रहा है वहां का। बाबा दीदी से कहते थे कि दीदी की पहले उंगली पकड़ के सब कुछ दिखाते थे, और दीदी को कहते थे कि अभी ब्रह्मा तुम्हारी उंगली पकड़कर तुमको घुमा रहा है, सतयुग में तुम कृष्ण की उंगली पकड़कर उसको घुमाओगी।
जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यहाँ आए तो वो लोग एक कहते थे कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन सीखना है तो ब्रह्मा कुमारी से सीखो। एक एक चीज इतनी एक्यूरेट, एक एक चीज जैसी है वैसी वहां रखी हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन ये लीडर्स की क्वालिटी है, सबको बराबर चलाना, प्रेम से भी लॉ से भी। अगर किसी से कोई गलती हुई तो सजा तो देना ही है, सजा तो मिलनी ही चाहिए, सजा तो मिलनी ही चाहिए। और सबसे अच्छी सजा कौन सी है? जो हम खुद को दे। हम लोग क्या सजा देते हैं? आज का नाश्ता बंद, और दोपहर तक नाश्ता, नाश्ते का चिंतन, और फिर दोपहर के भोजन में ऐसे टूट पड़ते हैं कि बात मत पूछो, सारा कवर कर लेते। ऐसा ऐसी पनिशमेंट नहीं देनी। पनिशमेंट कौन सी देनी है? आज मुझे मुरली 4 बार पढ़नी है, ये पनिशमेंट दो खुद को। आज 4 घंटा बैठा हुआ योग, 4 घंटे बैठे हुए योग, बहुत बड़ी तपस्या है ये वर्तमान समय। बैठकर 4 घंटा, एक साथ नहीं, पूरा दिन भर में भी ले लो तो भी 4 घंटा नहीं होता है, तो भी मुश्किल से 2-2.5 घंटा चल तक पहुंचता है। 4 घंटा करना अर्थात बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी, व्यर्थ की डिस्कशंस, चिट चैट। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट, ईगो। दीदी बहुत बड़े घर से थी, जब आई थी बहुत बड़े घर से, बहुत अमीर, पर यज्ञ में आई तो सारा जीवन तपस्या का, सन्यासियों की भांति जीवन था, और कभी कोई वर्णन ही नहीं किया अपने उस जीवन का कि मैं उसमें से आई, इतना मेरे पास था, कभी कोई वर्णन नहीं, निरंकारी। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो व्यक्ति हमेशा क्या याद करते रहता है? मेरे घर में ऐसा था, हम तो बचपन से ऐसे, हम तो पहले से ही ब्राह्मण है। हम तो बचपन से ही ब्राह्मण है। स्वामी रामतीर्थ भारत आए वापस, पहले पंजाब में थे, शादी हो गई थी, वैराग आ गया, सब कुछ छोड़ दिया, चले गए विदेश। इधर भी भारत में तपस्या की, फिर विदेश गए, वे विदेश से लौटे, और जब भारत आए, उनका जो शिष्य था पूरन पूरन चंद या ऐसे पूरन सिंह, तो एक बार उनकी पत्नी उनसे मिलने आई, पत्नी जिसे छोड़ चुके थे, जो लौकिक जीवन की, और अभी सन्यासी है कई समय से। तो रामतीर्थ कहते, मैं उससे बिल्कुल नहीं मिलना चाहता। उनका शिष्य कहता, उससे क्या दुश्मनी आपकी? मतलब आप अभी भी मानते हो कि वो मेरी पत्नी है, अभी भी ये भाव है कि वो मेरी पत्नी है। तब उनको एकदम शौक लगा। सन्यास तो कर लिया था, पर मोह अंदर बैठा हुआ था, लगाव अंदर। उसको ये क्यों नहीं समझते कि वो भी एक आत्मा है, वो भी एक जिज्ञासी जो आई है, जैसे बाकी स्त्रियां है वो भी स्त्री है, उसका भी कल्याण करना है, ये भाव क्यों नहीं है? तो लौकिक की रगे टूटना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, बहुत बड़ा। जैसे एक साधु था, वो अपने हर प्रवचन में एक बात जरूर करता था। कौन सी बात? 30 साल पहले बहुत बड़ा मैं व्यापारी था, हजारों की धन संपत्ति, लाखों की धन संपत्ति मेरी थी, मैंने उस धन संपत्ति को लात मार दी। अभी 30 साल हो गए इस बात को, पर यह बात तो जरूर कहता था हर प्रवचन में, दिस इज फिक्स्ड पॉइंट। एक बार किसी ने कह दिया कि शायद लात ठीक से लगी नहीं, लात ठीक से लगी नहीं, क्योंकि अब भी याद है, अपने त्याग का याद है कि मैंने ये त्याग किया, भूलना मत। नेक्स्ट पॉइंट, 1883 की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो दीदी और दादियों ने मिल के सारा एडमिनिस्ट्रेशन किया था। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस यहाँ की, फर्स्ट यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस 1983 की जो कॉन्फ्रेंस थी। अभी अभी ओम शांति भवन बना था, और उसमें ये कॉन्फ्रेंस, और फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में इतने सारे वीआईपीज, डॉक्टर रॉबर्ट मुलर आए थे यहाँ पर, तो ये बहुत बड़ा काम था। पर वो सब भी बहुत बहुत स्मूथली, दीदी ने बहुत ज्यादा भाषण नहीं किए, परंतु धारणाओं में अडिग, मजबूत, पवित्रता की धारणा, ब्रह्मचर्य की धारणा, एकदम स्ट्रिक्ट, जरा भी ढील नहीं उसमें। नेक्स्ट, यज्ञ से अटूट प्यार। यज्ञ की कोई भी चीज वेस्ट ना हो, और मुझ पर अननेसेसरी खर्च ना हो। और सबसे ज्यादा खर्च कब होता है हम पर? जब हम बीमार पड़ते। बीमार पड़ना कितना खर्च हो जाता है, डॉक्टरों की फीस, दवाइयाँ, इन्वेस्टिगेशंस, हॉस्पिटल, सब सब सब। और पुरुषार्थ क्या हो जाता है बीमार पड़ने के बाद? जीरो। दिनचर्या नष्ट, क्योंकि स्थान बदल जाता है।
सेवा से मुक्ति। इसलिए वो हर चीज़ जो हमें बीमार, जिससे हम बीमार पड़ते, उसको भी देखना है क्यों हम बीमार पड़े। और ये निष्कर्ष निकलेगा कि हम जब भी बीमार पड़ते हैं गलती किसकी होती है? हमारी अपनी। तो स्वयं को स्वस्थ रखना ये यज्ञ के लिए एक सेवा है। तो आज का तीसरा दिन तो है, वैसे वो चालू रखना है। दीदी का माँ का प्यार था, मातृत्व भाव बहुत ज्यादा था सबके प्रति, माँ का भाव। और ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है कि मैं कौन हूं? माँ हूं, सबकी माँ, जगत की माँ। और मन में ये भी सोचना सबकी, चाहे छोटे हो बड़े हो, तो भी मैं कौन हूं? मुझे क्या करना है? सबकी पालना करनी। माँ बनने का उम्र से कोई संबंध नहीं है। माँ बनने का बच्चा पैदा होने से कोई संबंध नहीं है। माँ बनने का शादी से कोई संबंध नहीं है। मातृत्व ऊंची अवस्था है, मदरहुड। माँ तो कोई भी बन सकता है संसार में अगर देखा जाए तो, पर मदरहुड, मातृत्व को पाना, ये उपलब्धि है। मातृत्व स्थिति का नाम है, जगत माता। तो ये सब मेरे बच्चे हैं। लास्ट पॉइंट पे आते हैं अभी। पिछले कुछ मास से फिर दीदी उपराम होती गई। 72 एज, 1983। यहाँ से मुंबई में गए थे आँख का ऑपरेशन के लिए, छोटा सा ऑपरेशन। पर इन्वेस्टिगेटेड कर रहे थे तब पता चला कि दिमाग में, ब्रेन में एक छोटा सा ट्यूमर है, लीची जैसी एक छोटी सी गांठ है, बिनाइन ट्यूमर है। और दीदी को कहा गया कि इसका ऑपरेशन करना है। दीदी को बताया नहीं, पर ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन करना है। इन्वेस्टिगेट तो कर किया, वहाँ डॉक्टर भगवती थे, तो ऑपरेशन का फाइनल हुआ। और कुछ दादियाँ ये भी अनुभव सुनाती, उस समय दादी जानकी कोलाबा में थी, तो वो उधर से इधर आती थी, ये गामदेवी में थे, तो दोनों नरीमल पॉइंट में मिलते थे सारी दादियाँ, थोड़ा घूमना फिरना टहलना। नरीमल पॉइंट देखा है ना सबने, मुंबई वाला। तो ऑपरेशन का दिन फिक्स हुआ, और दीदी जब हॉस्पिटल में एडमिट थी तो सब लोग बस यही कहते थे कि जो नया पेशेंट है ना बहुत अच्छा है, नर्सेस, दूसरे पेशेंट, डॉक्टर्स, ये जो नया पेशेंट आया है। क्योंकि दीदी निश्चिंत, और एक ही धुन लगी थी तब तो, अब घर जाना है, अब घर जाना है। कोई कुछ भी बोलता था, कोई कुछ भी समस्या सुनाता था, तो दीदी क्या कहती थी? छोड़ो ना, अब घर जाना है। उपराम जैसे हो रही है। ऑपरेशन से पहले एक दादी प्रकाशमणि का अनुभव है कि 5 मिनट के लिए बाबा को बुलाया गया था गुलजार दादी के तन में, और बाबा आए भी थे 5 मिनट के लिए वहां पर। और बाबा ने कहा था कि जो होगा वो अच्छा ही होगा, ऑपरेशन कर लो। ड्रामा कल्याणकारी है, दीदी नंबर 1 है, वगैरह वगैरह। एक बार ब्रिजमोहन भाई ने बाप दादा से पूछा था। क्योंकि जब बाबा का टर्न चालू था, पहला टर्न में ओम प्रकाश भाई मिले थे शायद बाबा को, तो बाबा ने कहा था सब ठीक हो जाएगा। तो ओम प्रकाश, निर्मल भाई ने, ब्रिजमोहन भाई ने पूछा था बाबा को बाद में, बाबा आपने कहा था ठप ठीक हो जाएगा, वो तो गए। गए नहीं, बाप के पास आए। तो ऑपरेशन का दिन फिक्स हुआ। फिर भी दीदी पूछ रही तो लास्ट में कि कौन सा ऑपरेशन होना है मेरा, क्योंकि किसी ने बताया नहीं। दीदी ने कहा आप मेरे भाई हो, मुझे बताओ, डॉक्टर भगवती को कहा। तो उन्होंने फिर बताया छोटी गांठ है, उसका ऑपरेशन है। ऑपरेशन 5 घंटा चला, 5 और दीदी ऑलरेडी हाइपरटेंसिव डायबिटिक थी, और बीपी और शुगर अप डाउन थोड़ा चलता था। पर फिर भी वो बहुत ध्यान देती थी अपना। भोजन बहुत सिंपल था दीदी का, बहुत सिंपल। देखा जाए तो सभी दादियों का, निर्मल शांता दादी ने कभी भी कोई भी मिर्च का प्रयोग नहीं किया, चाहे लाल चाहे हरी या कोई भी हो। हमने दादी जानकी को देखा, वो भोजन किसी को अगर दोगे तो दुखी हो जाएगा व्यक्ति, इतना सिंपल, उसमें कुछ भी नहीं रहता था, एकदम बिना मिर्च में। हाँ। फीकी फीकी एकदम, एकदम सिंपल सा भोजन। तो 5 घंटा ऑपरेशन चला, फिर दीदी को आईसीयू में रखा गया। ऑपरेशन वैसे सिंपल ही था, और वो जो गांठ थी कैंसरस नहीं थी, बिनाइन थी, मोस्टली मेनिंजियोमा होगा। और ये जो ऑपरेशन एक्चुअली, कई मतलब मेडिकल साइंस में इसके दो मत है। कुछ लोगों का कहना है इसको छोड़ देना चाहिए, नहीं ऑपरेट करना चाहिए। क्योंकि हॉस्पिटल में हमारे सिस्टर है,
उनकी माताजी, जब हम BSCS में थे अंधेरी में, तब वो माताजी आए थे, चलते हुए आए थे। फिर ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के अगले दिन हम ICU में, हमारी मॉर्निंग ड्यूटी थी। एक बार देखा उन्होंने और केवल थोड़ा सा इशारा किया, पर बाद में फिर 8 मास 9 मास तक कोमा में ही थे। फिर यहाँ पर भी BSCS इधर मुंबई यहाँ लेके आए ग्लोबल में, यहाँ कितने समय थे। तो कई डॉक्टर्स का ये भी मत है कि ये इस तरह का जो कैंसर होता है, कैंसर तो था नहीं, वो गार्ड थी, उसको छोड़ देना चाहिए। पर एग्जैक्टली क्या था अभी हमें पता नहीं, परंतु उस समय ये डिसीजन लिया गया कि ऑपरेशन करना है। वो गिर गई थी, वो एक अलग बात, पर गिरने से उस गार्ड का कोई संबंध नहीं था, वो गिरना अलग था। गिर भी गई थी, वो बात अलग, पर ये गांठ तो पहले से थी। और ये बिनाइन, 2 प्रकार के गांठें होती है, कैंसर एक बिनाइन, एक मैलिग्नेंट, एक बिनाइन। तो ऑपरेट हुआ। ऑपरेट के बाद में फिर दीदी पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन तक थोड़ा होश में थी, पर बाद में फिर कभी जागी नहीं। टोटल 1 मास तक कोमेटोस जैसी अवस्था थी। और फिर एक दिन दीदी ने शरीर छोड़ दिया। इसलिए लोगों के बहुत संकल्प चले कि ऑपरेट क्यों। और जो डॉक्टर साहब थे, जो बड़े डॉक्टर्स होते हैं, वो लास्ट में जो स्टिचेस वगैरह लेना होता है ना, वो अपने जूनियर्स पर छोड़ देते। ऑपरेट कर लिया क्योंकि उनके साथी होते हैं ना, तो वैसा ही कुछ। और फिर पर ऑपरेशन तो बहुत अच्छा हुआ, ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर उसके बाद में कोमेटोस, तो बहुत संकल्प चले। और फिर बाबा का संदेश भी आ गया। क्या संदेश आया बाबा को सब जानते हैं, ना भगवती का दोष ना भगवान का दोष। और बाबा ने कहा, बाबा को ये पूछा कि पहले क्यों नहीं बताया। बाबा ने कहा ड्रामा में ये रस्म ही नहीं है पहले बताने की, ये ड्रामा ही ऐसे बता। भाऊ के समय बताया था क्या, ब्रह्मा के समय बताया था क्या, मम्मा के समय बताया था क्या। ड्रामा में ये रस्म है ही नहीं, ऐसा ही होगा और ऐसा ही होता रहेगा अचानक, इसलिए पूछना बंद। तो दीदी का एक ही नारा था बस, कौन सा, अब घर जाना है। आदि से आए थे उस घर से, अंत वहां ही जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है, सबका मालिक वहां का वासी, सब आत्माएं जहां से आती, जिस घर में हम सब है भाती, वहां आत्मा शांति पाती। शांति धाम ओ ब्रह्मलोक वो, उसे न कभी बुलाना, अब घर जाना। ये गीत हम तभी बजाते हैं जब अभी हमारा वो जुड़ गया है, ये गीत बज गया मतलब कौन गया। जब किचन में जाते, डाइनिंग में जाते, हॉस्पिटल में, और हलवा बना दिखता है तो वहां पूछते कौन गया, हलवा बना मतलब कोई गया, और ये गीत बजा मतलब कोई गया। अब ऐसा हो गया अगर अभी कोई सुने तो लगेगा कोई गया। ओम शांति। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है।
सबका मालिक जहाँ का वासी, सब आत्माएं जहाँ से आती। जिस घर के हम सब हैं भांति, जहाँ आत्मा शांति पाती। शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, उसे न कभी भुलाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। शांति का संदेश सुनाए, शांति की किरणें फैलाए। शांति कुंड की ज्योति से हर एक ज्योति को जगाए। चलेंगे होकर देह से न्यारे, चलेंगे होकर देह से न्यारे, साथ सभी को जाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। ज्ञान योग का यही है सार, जाना है इस जग के पार। परम धाम से आए हैं शिव, ले जाने हम सबको साथ। कल्प की है ये अंतिम बेला, कल्प की है कर्मातीत बन जाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर